साथियों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए मित्रों, आज हमारा यहाँ से बोलना, उच्चारण या संभाषण कौशल हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सुनना पढ़ लिया था। जो पहला कौशल था सुनना, उसे हम लोगों ने पढ़ लिया था। सुन करके अर्थ ग्रहण करना उसका उद्देश्य था, ठीक है। और उसकी जो प्रकृति थी वो भी हम लोगों ने देखी अच्छे से, उसको पूरा कंप्लीटली हमने समझा है। तो मित्रों देखते हैं आज बोलना, उच्चारण या संभाषण कौशल। बहुत तगड़ा है साथियों, बहुत तगड़े नोट्स हैं। अगर आपको मंगवाने हैं इन नोट्स को तो आप लोग मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर वगैरह सब दिए हुए हैं, तो आप लोग वहां से आसानी से इन नोट्स को मंगवा सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों देखते हैं, ये दूसरे नंबर का कौशल है अपना, और इन्हें ढंग से पढ़ना साथियों। बहुत अच्छा मतलब एक तरह से बहुत प्यारे नोट्स हैं ये, बहुत अच्छे। आप लोगों को फ़ायदा होगा इन चीज़ों से। चलिए देखिए, बोलना सेकंड वाला कौशल है और इसका उद्देश्य क्या है? बोल करके अभिव्यक्त करना। देखो, बोल करके भी अभिव्यक्त करना है और लिख करके भी अभिव्यक्त करना है, लेकिन सुन करके और पढ़ करके दोनों में अर्थ ग्रहण करना है, ठीक है। ये उद्देश्य हैं चारों के, मैंने बता दिए आप लोगों को। इनको ढंग से याद करना साथियों, ठीक है। तो बोलना ये दूसरा कौशल है, इसका उद्देश्य बोल करके अर्थ अभिव्यक्त करना। तो पहला पॉइंट क्या है? अपने आशय को प्रकट करने के लिए शब्दों का संगठित प्रयोग किया जाना ही भाषण कौशल कहलाता है। बोलना या भाषण कौशल कह दो, संभाषण कौशल कह दो, उच्चारण कौशल कह दो, बात एक ही होती है, ठीक है मित्रों। चलिए आगे देखिए, किया जाता है यानी कि भाषण कौशल किया जाए, शब्दों का संगठित प्रयोग करना, अपनी बात को समझाना, यही भाषण कौशल होता है। भाषण कौशल के संवर्धन हेतु भाषण कौशल होता है, उसको बढ़ाने के लिए संवर्धन हेतु वातावरण या पारिवारिक कारक ज़्यादा प्रभावकारी होता है। अगर आपको एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिले तो शायद आप अच्छा नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो वातावरण और ज़्यादातर पारिवारिक वो इसमें काम करता है, क्योंकि पारिवारिक अगर स्थिति ऐसी है कि लोग पता नहीं उटपटांग बोलते हैं, तो फिर वो वैसे ही सीखोगे आप लोग। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली बात। गांव के माहौल में रहने वाला ग्रामीण भाषा तथा शहरी वातावरण में रहने वाला शहरी भाषा का प्रयोग करता है। सिंपल सी बात है। छात्रों को भाषा कौशल की शिक्षा प्रारंभ से ही देनी चाहिए, और छात्रों को जो भाषा कौशल है उसकी शिक्षा प्रारंभ से ही देनी चाहिए। यदि प्राथमिक स्तर पर उसके उच्चारण सही नहीं रहेंगे तो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर उनके उच्चारण को सुधार पाना बहुत कठिन होता है। शब्दों का उच्चारण करना मात्र भाषण कौशल नहीं है, बल्कि उनका शुद्ध उच्चारण करना भी भाषण कौशल में श्रेष्ठ बात आती है। तो शब्दों का उच्चारण करना ही भाषण कौशल नहीं है, उनका शुद्ध उच्चारण करना ही भाषण कौशल कहलाता है। अब यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि साथियों, मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब वही बोलने वाली बात है, तो इसके उद्देश्य क्या क्या है यहाँ पर देखिएगा। सबसे मुख्य बात है इसके उद्देश्य। देखो, मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य कौन कौन से। नंबर 1, विद्यार्थियों को सफल वक्ता बनाने का प्रशिक्षण देना। सबसे इस भाषण कौशल का सबसे मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को सफल वक्ता बनाने का प्रशिक्षण देना। दूसरा है विद्यार्थियों को ये शिक्षा देना कि उचित समय पर उचित शब्दों का प्रयोग करें। फिर अगला है बोलने की झिझक एवं संकोच को दूर करना। फिर अगला है वर्णों के उच्चारण स्थानों का ज्ञान करवाना। फिर है कथा या कहानियों को भाषा प्रवाह के साथ बुलवाना। तो ये साथियों इसके मौखिक अभिव्यक्ति के बहुत बड़े उद्देश्य हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य नहीं है, ये पूछ ले तो याद रखना। वक्ता बनने का प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को सफल शिक्षा देने के उचित समय पर उचित शब्दों का प्रयोग करना, बोलने की झिझक और संकोच को दूर करना, वर्णों के उच्चारण स्थानों का ज्ञान करवाना, कथा और कहानियों को भाषा प्रवाह के साथ बुलवाना, ये इनके इम्पोर्टेंट उद्देश्य हैं, मौखिक उद्देश्य जिन्हें हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं साथियों यहाँ पर संभाषण या मौखिक अभिव्यक्ति या वार्तालाप की विशेषताएं
कौन कौन सी होती है, यानी कि इस भाषण कौशल की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है, ये हमें यहाँ पर जानना है। बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी विशेषताएं। सबसे पहले बात करेंगे स्वाभाविक, यानी कि बोलना एक स्वाभाविक बात है। बोलना एक क्या है, स्वाभाविक बात है, और बोलना हमें आना भी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, बोलना एक स्वाभाविक बात है और बोलना हमें आना भी चाहिए। फिर इसके बाद में इन्होंने कहा स्पष्टता, बोलने में स्पष्टता भी होनी चाहिए, लोगों को सही समझ आनी चाहिए। शिष्टता, आपका बोलने में व्यवहार कैसा है, आपका लहजा कैसा है, इस चीज़ को भी यहाँ पर बताया जाता है। शुद्धता, बोलने में आपके वर्णों की शुद्धता, शब्दों की शुद्धता होनी चाहिए। ये भाषण कौशल के एक विशेषताएं हैं। ठीक है। गतिशीलता, आप कितने, आपकी बातों में कितना ठहराव है, कितनी स्पीड है, कितनी गति है, कितना ठहराव है, कितना आप अपनी बात को शुद्ध तरीके से समझा सकते हो, गतिशीलता। मधुरता, आपकी आवाज़ कितनी मधुर है, कितने शब्द अच्छे हैं। भावानुकूलता, भाव आपके कैसे हैं। प्रभाव उत्पादकता, प्रसंगानुकूलता और अवसरानुकूलता। तो ये सारी की सारी विशेषताएं आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक एक विशेषता को हम लोग डिटेल से भी समझेंगे क्या है ये। वैसे तो मैंने बता दिए कि क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी हम लोग एक एक को यहाँ पर पढ़ेंगे साथियों। तो सबसे पहली विशेषता आती है स्वाभाविकता। अब स्वाभाविकता क्या होती है, स्वाभाविकता होती क्या है, देखो हमारी बोलचाल में स्वाभाविकता झलकनी चाहिए। सुनने वाले को ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि हमारी बातचीत में बनावटीपन है। ये स्वाभाविकता है। मतलब जब भी हम बोलें तो बनावटीपन हमारी बातचीत में नहीं लगना चाहिए, स्वाभाविकता उसमें दिखनी चाहिए, स्वाभाविकता उसमें झलकनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है किसके, संभाषण मौखिक या फिर बोल करके जो हमारा सेकंड कौशल है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है स्वाभाविकता। जिसकी बोलचाल में बनावट होती है उसकी लोग निंदा करते हैं, उपहास करते हैं तथा उस पर व्यंग्य के बाण कसे जाते हैं। ऐसा व्यक्ति घृणा का पात्र होता है। मान लीजिए हम अपने मित्र से बहुत समय के बाद मिलते हैं और बातचीत करते हुए कहते हैं, मित्र, हे मित्र, तुमसे अलग रहना मेरे बस की बात नहीं, तुम्हारी याद मुझे बार बार आती है, हर रोज़ तुम्हारे ही सपने देखा करता हूँ। अब ऐसी अस्वाभाविक बात को बनावट के अतिरिक्त और क्या समझा जाएगा। खुद सोचिए, अगर इस तरह की बातें होगी तो ये अस्वाभाविक होगी, जो हमें नहीं करनी चाहिए किसी के साथ भी। दूसरी बात आती है, इसकी दूसरी विशेषता आती है यहाँ पर स्पष्टता। दूसरी विशेषता क्या है, स्पष्टता होनी चाहिए। आपकी सारी बातें जो भी आप करो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरी विशेषता है स्पष्टता। स्पष्टता वार्तालाप का एक प्रमुख गुण होता है। हम जो भी बात कहना चाहें उसे स्पष्ट शब्दों में कहें, गोलमोल उत्तर नहीं दें। उदाहरण स्वरूप कहें, मेरा मित्र मेरे पास आता है और कहता है कि परीक्षा के लिए उसे पारकर लेखनी दीजिए। अब पारकर लेखनी बहुमूल्य होती है, मैं उसे देना नहीं चाहता, परंतु ऊपर से ये प्रकट भी नहीं करना चाहता और गोलमाल सा उत्तर जो है दे देता हूँ। अरे भाई, तुम्हारे से कोई लेखनी अच्छी है, लेखनी तो क्या तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। इस तरह के हम लोग बोलते हैं ना, लेकिन ये सही नहीं है, ये अस्पष्ट बात है। स्पष्टता होनी चाहिए कि यार मैं नहीं दे सकता, ये वाली बात होनी। पर क्या करूँ, लेखनी निगोड़ी को भी इन्हीं दिनों खराब होना था। मैंने लेखनी को मरम्मत के लिए भेजा हुआ है। आशा तो यह है कि लेखनी 2-3 दिन में आ जाएगी, पर निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। तुम जानती हो कि इन लेखनी बनाने वालों के दिमाग भी कितने चढ़े हुए हैं। अब मेरा मित्र असमंजस में पड़ जाता है, क्या वह लेखनी का प्रबंध कहीं और से करें या मुझ पर विश्वास करे। यदि ठीक समय पर मुझसे लेखनी न मिली तो मुझे मन में कोसेगा और हमारी मित्रता में गांठ पड़ जाएगी। तो स्पष्ट होना चाहिए, ये अस्पष्ट बात इस तरह की नहीं करनी चाहिए। अगली विशेषता यहाँ आती है शिष्टता। आपकी मौखिक बातों में शिष्टता होनी चाहिए। उपयुक्त गुणों के साथ साथ हमारी बोलचाल में सामाजिक शिष्टता भी होनी चाहिए। छोटों के साथ कैसे बात की जाए, बड़ों के साथ कैसे बोला जाए, अशिक्षित लोगों से किस ढंग से बोलें, विद्वानों के साथ कैसे बोलें, तो इन सभी के साथ हमारी शिष्टता भी होनी चाहिए। ऐसी सभी बातों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक शिष्टता ही सभ्यता की निशानी मानी जाती है साथियों। तो ये सारी चीज़ें आपके
होनी चाहिए बोलचाल में। और ये सेकंड नंबर का जो हमारा कौशल है उसमें ये बात हमें आसानी से सिखानी पड़ती है विद्यार्थियों को। फिर आती है हमारे फोर्थ नंबर पर शुद्धता। भाषा की शुद्धता भी बोलचाल का एक आवश्यक गुण है। हमारा उच्चारण शुद्ध हो, भाषा मुहावरेदार तथा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। हमारी बोलचाल भाषा के प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। मैं रोटी खाया, यह वाक्य हिंदी भाषा की दृष्टि से अशुद्ध है, इसके स्थान पर यह वाक्य होना चाहिए मैंने रोटी खाई। तो बोलचाल में इन वाक्यों का शुद्ध प्रयोग होना चाहिए। गतिशीलता के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बोलते समय हम विराम चिन्हों का पूरा प्रयोग करते चलें। हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से स्थान पर हम विराम चिन्ह लें, कौन से स्थान पर हम धीमे स्वर में बोलें अथवा कौन से स्थान पर उच्च को अपनाएं। ऐसे करने पर ही भाषा का एक प्रभाव आ सकेगा। मधुरता होनी चाहिए आपकी बातों में। मधुरता से हमारा तात्पर्य यह है कि हम जो कुछ भी बोले मीठी वाणी में बोले, हमारे बोलचाल से दूसरों को सुख मिले, उसके मन में किसी प्रकार की रंजिश नहीं हो। आचार्य दंडी ने कहा है वाचाम एव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्ते, वाचाम एव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्ते, अर्थात वाणी के प्रसाद से ही संसार का जीवन चलता है, ऐसा दंडी कहते हैं। मीठी वाणी के द्वारा हम बिगड़ते काम को भी संवार सकते हैं। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महात्मा गांधी तथा डॉक्टर हेडगेवार जैसे महापुरुषों ने अपनी मीठी बोली के द्वारा कितने ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। तो ये मधुरता वाली बात बहुत ज़बरदस्त में सारी विशेषताएं आप लोगों को ध्यान रखनी, बस पढ़ लेना इनको, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पर हाव भाव या भावानुकूल विशेषता आपकी कैसी होनी चाहिए। फिर बताया गया है कि आपका हाव भाव कैसा हो, आपकी भावानुकूल विशेषता कैसी हो, इसे भी जरूर देखिए। हमारे बोलचाल या हाव भाव प्रकट होने चाहिए। किसी भी नृत्य पर यदि हम संवेदना प्रकट करने जाते हैं तो हमारी बातचीत में करुणा और दुख की झलक मिलनी चाहिए। विवाह आदि उत्सव या शरीक होते समय पर प्रसन्नता और मुस्कुराहट होनी चाहिए, परंतु हमारा हाव भाव स्वाभाविक होना चाहिए, अस्वाभाविक नहीं होना चाहिए। फिर है प्रभाव उत्पादकता। वार्तालाप का दूसरा बड़ा गुण होता है प्रभाव उत्पादकता। साथियों, आप वार्तालाप तो कर रहे हो लेकिन सामने वाले के ऊपर कितना प्रभाव छोड़ रहे हो, ये भी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं कि लाला लाजपत राय के भाषण का एक एक शब्द श्रोताओं के हृदय पे हथौड़े की चोट जैसा असर करता था। प्राय ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिक सभाओं इत्यादि में प्रभावशाली वक्ताओं के भाषण अंत में कराए जाते हैं ताकि लोग अंत तक बैठे रहें। बिल्कुल सही बात है। अब आता है साथियों विशेषताओं के बाद में संभाषण कौशल को कुशल बनाने हेतु विभिन्न अवसर कब कब हो सकते हैं। देखो, अंताक्षरी प्रतियोगिता से हो सकता है, बाल सभा का आयोजन कर सकते हैं, नाटक मंचन कर सकते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, विचार गोष्ठियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कहानी कथन, कवि सम्मेलन, इन सभी से हम लोग जो है संभाषण कौशल को या बोलने वाले कौशल को हम लोग बहुत अधिक कुशल बना सकते हैं। तो ये सारे अवसर ऐसे हैं जो इस कौशल को बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, अच्छे से हम लोग डेवलप कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट में। तो याद रखना किस किस से कर सकते हैं, अंताक्षरी प्रतियोगिता, बाल सभा का आयोजन, नाटक मंचन और है वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, विचार गोष्ठियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कहानी कथन, कवि सम्मेलन, इन सभी से हम इसे और भी डेवलप कर सकते हैं और भी अच्छे से बच्चों को जो है भाषण कौशल को अच्छा बना सकते हैं, ये अच्छे अवसर उनको दे सकते हैं। इसके बाद में आता है संभाषण कौशल की आवश्यकता क्यों है। तो संभाषण कौशल की तो भैया बोलने वाली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। देखो, भाव अभिव्यक्ति हेतु अपने मन के भावों को बोल करके लोगों को बताना, भाव अभिव्यक्ति हेतु, भाव ग्रहण हेतु भी आता है, भावों को समझना भी आता है। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए भी इस कौशल की आवश्यकता है। भावानुरूप लय, गति, यति आदि का ज्ञान भी इससे मिलता है। विविध सभाओं सक्रिय सहभागिता होती है। स्पष्ट शुद्ध उच्चारण के लिए भी इस कौशल का प्रयोग होता है। भावानुरूप आरोह और अवरोह आदि का ज्ञान भी इस कौशल से ही मिलता है, क्योंकि हम बोलेंगे नहीं, बात को नहीं समझाएंगे, तब तक हमें कितना उतार चढ़ाव अपनी बात में करना है, कितने प्रभाव उत्पादन अपनी बात है, कितनी स्पष्टता अपनी बातों में
है। इन चीज़ों को जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक सामने वाले को कैसे पता लगेगा, जब तक विद्यार्थियों को हम लोग वो मंच नहीं देंगे बोलने का तब तक कैसे पता लगेगा। तो इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है करना, किसमें, बोलने वाले कौशल में या मौखिक कौशल में या संभाषण कौशल में। तो ये दूसरा कौशल हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। साथियों, अगला कौशल है पठन या वाचन कौशल। पठन या वाचन कौशल जो है ये तीसरा कौशल आता है। तीसरा कौशल कौन सा है, पठन या वाचन कौशल। अब यहाँ पर देखो, पठन या वाचन कौशल तीसरा कौशल है, जिसको पठन या बोल सकते हैं या वाचन कौशल भी बोल सकते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, ठीक है ना। तो सुन करके भी अर्थ ग्रहण करना होता है और पढ़ करके भी अर्थ ग्रहण करना होता है साथियों। तो देखिएगा यहाँ पर भाषा शिक्षण का तृतीय कौशल है, इसे वाचन कौशल भी कहते हैं। पढ़ना बड़ी ही संश्लिष्ट मानसिक क्रिया है। लिपि, प्रतीक चिन्ह की पहचान, अर्थ ग्रहण तथा उसका पूर्व पर संबंध जोड़ते हुए पूर्ण आज से समझ लेने का नाम पढ़ना है। बिना अर्थ ग्रहण किए हुए पढ़ने को पढ़ना नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही बात है। महर्षि पतंजलि ने बिना प्रभाव ग्रहण किए हुए पढ़ने वालों की उपमा उस बोझ ढोने वाले गर्दभ से की है, जिसे पीठ पर लदे हुए बोझ का तो अनुभव होता है पर वस्तु का ज्ञान नहीं रहता। तो बिना अर्थ ग्रहण करे, महर्षि पतंजलि कहते हैं बिना अर्थ ग्रहण किए अगर आप किसी बात को पढ़ते जा रहे हो तो उस गधे के समान हैं, जिसमें बोझ का तो पता होता है लेकिन ये पता नहीं होता कि मेरे ऊपर रखा हुआ क्या है। तो ये बहुत गलत बात है, ये भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, पठन या वाचन कौशल दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सस्वर पठन, जिसे व्यक्त पठन भी कहते हैं। एक होता है मौन पठन, जिसको वाचन पठन भी कहते हैं। तो पठन या वाचन जो वो है दो प्रकार का होता है। सस्वर पठन एक साथ बोल करके पढ़ना, मौन पठन यानी कि चुपचाप पढ़ना। स्वस्वर का पठन का मतलब क्या होता है, बोल करके पढ़ रहे हम लोग, मतलब आवाज़ आ रही है हमारे मुंह से, तो सस्वर, स्वर के साथ, तो ये सस्वर पठन हो गया। मौन पठन में चुपचाप मन में पढ़ना, मुंह हिलना ही नहीं चाहिए, तो वो मौन पठन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सारी बातें ये तो आपको समझ में आ गई। अब चलिए आगे बात करते हैं सस्वर पठन या व्यक्त पठन। सस्वर पठन या व्यक्त पठन, देखो लिपि प्रतीकों को वाणी प्रदान कर अर्थ ग्रहण करना ही सस्वर पठन या वाचन कहलाता है। सही बात है, किसी चीज को पढ़ा हम लोगों ने तो वह सस्वर पठन या वाचन पठन कहलाएगा, लेकिन आवाज आनी चाहिए मुंह से। यदि आंखें पाठ्य सामग्री को उचित समय या मात्रा में ग्रहण करें, मन तत्परता पूर्वक उनमें सहयोग देकर बुद्धि से अर्थ विश्लेषण करा सकें, मंद बुद्धि के संकेतानुसार वाक शक्ति उसे उचित वाणी में प्रकट कर सकें, तो यह पढ़ने की सर्वोत्तम प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब आंखें, कान, मुंह ये सब हमारे काम करने चाहिए उस समय। तो ये सस्वर पठन का बहुत जबरदस्त पॉइंट होता है। अब स्वस्वर वाचन की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले निसंकोच एवं आत्मविश्वास के साथ पढ़ना चाहिए, शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए, विराम स्थलों का ध्यान रखना चाहिए, भाव अभिव्यक्ति की स्पष्टता की दृष्टि से शब्दों पर बल देना चाहिए। ये सस्वर पठन के बहुत बड़ी विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। निसंकोच और आत्मविश्वास के साथ पढ़ें, शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण करें, विराम स्थलों का ध्यान दें, भाव अभिव्यक्ति की स्पष्टता की दृष्टि से शब्दों पर बल दें। तो ये सस्वर पठन होने के उतार चढ़ाव हमारे पठन में होना चाहिए। तो ये सस्वर पठन है साथियों, इसे आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए, ये गिर गया था इसका पेन जो है, तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी, आगे बात करते हैं। फिर इसकी अगली विशेषता आती है, और अगली विशेषता क्या है देखो, फिर है उचित स्वराघात तथा अनुपात। स्वराघात मतलब उतार चढ़ाव, स्वरों में बल देना, फिर थोड़ा सा ऊपर बोलना, फिर थोड़ा नीचे बोलना। ठीक है, भावा अनुरूप स्वर की उच्चता और मंदता होनी चाहिए। भाव के अनुसार स्वर थोड़ा ऊंचा भी हो और थोड़ा नीचा भी हो।
प्रसंग और अवसर के अनुकूल वाणी में ओजस्विता, प्रसादत्व और माधुर्य होना चाहिए। अगर मान लीजिए जोशीला प्रसंग है तो वाणी में थोड़ा जोश होना चाहिए, और थोड़ा सा ऐसा है जो दुख प्रकट हो तो वहाँ पर थोड़ा दुख का भाव होना चाहिए। थोड़ा ऐसा लगे कि लोगों को यार बहुत मधुर प्रसंग है तो उसमें आपकी वाणी में मधुरता भी होनी चाहिए। तो ये सारी विशेषताएं इसकी है तीसरे कौशल की, जो हमारा क्या है पठन कौशल है साथियों। और उसमें सबसे पहले हमने 2 भागों में बांटा, सस्वर, तो सस्वर की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। स्वस्वर वाचन या पठन के प्रकार अलग अलग, फिर इसके प्रकार भी बताए गए। अभी तो हमने विशेषताएं पढ़ी, अब प्रकार देखिए इसके। आदर्श वाचन, अब आदर्श वाचन, जहां पर भी आदर्श वाचन की बात आए वहां पर शिक्षक का बोलना ही है, बस शिक्षक का पढ़ना ही है। तो आदर्श वाचन हमेशा शिक्षक ही करता है, इस बात को ध्यान दें, यह शिक्षक द्वारा होता है। इसके बाद में अनुकरण वाचन की बात आए तो अनुकरण जहां पर भी आएगा साथियों वहां पर छात्र ही आएगा, छात्रों के द्वारा ही किया जाएगा। अब तीसरा है समवेत वाचन, इसका तीसरा प्रकार है पठन कौशल का समवेत वाचन। तो ये भी छात्र जो है एक साथ बोलेंगे, यानी कि छात्र जो है समूह में बोलेंगे, तो ये समवेत वाचन कहलाएगा। तो 3 प्रकार के हो गए इसके। एक तो है आदर्श वाचन, जो कौन करेगा, हमारे अध्यापक साहब करेंगे। इसके बाद में क्या होता है, दूसरा वाचन क्या है यहाँ पर, अनुकरण वाचन, जो छात्र करेंगे। और समवेत वाचन जो तीसरा होगा, जिसे समूह में विद्यार्थी बोलेंगे साथियों। अब यहाँ पर आता है सस्वर वाचन या पाठकों की संख्या के आधार पर उसके प्रकार। एक तो होता है व्यक्तिक वाचन और एक होता है सामूहिक वाचन, ठीक है। एक होता है व्यक्तिक जो सिंगल, और सामूहिक जो समूह में ग्रुप में बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो आदर्श वाचन क्या है। वैसे तो मैंने समझा दिया आदर्श वाचन क्या है, लेकिन फिर भी पढ़ लो। आदर्श वाचन, बालकों के स्वस्वर वाचन में अपेक्षित सुधार लाने के लिए शिक्षक के आदर्श पाठ का विशेष महत्व है। छात्र उसके आदर्श पाठ का ही अनुकरण करते हैं, अतः शिक्षक द्वारा प्रस्तुत आदर्श पाठ सर्वथा जो है निर्दोष और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। इसके बाद में आता है अनुकरण वाचन साथियों। अगला आता है अनुकरण वाचन। अब देखो अनुकरण वाचन में कौन होगा, विद्यार्थी अनुकरण करेगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो अनुकरण वाचन में बहुत सिंपल बात है भैया। अनुकरण वाचन में क्या होता है, अनुकरण वाचन कक्षा में शिक्षक के आदर्श वाचन और स्वस्वर वाचन यथासंभव पहले उत्तम बालकों से करवाना चाहिए और फिर अन्य बालकों से। कविता में तो इस क्रम का पालन अवश्य ही होना चाहिए। तो कविता जब भी पढ़ें तो अनुकरण वाचन का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके बाद में आता है व्यक्तिक वाचन। एक व्यक्ति द्वारा आवाज करते हुए किए जाने वाले स्वस्वर वाचन को व्यक्तिक वाचन, जहां एक ही व्यक्ति आवाज करके पढ़े। दूसरा है सामूहिक वाचन, जहां पर 2 या 2 से अधिक छात्रों के द्वारा ग्रुप में पढ़ी हुई बात या उनके द्वारा आवाज करते हुए पढ़ना, यह सामूहिक वाचन कहलाता है। संशोधन क्या है इसमें, संशोधन, यहाँ पर संशोधन वाली बात को ढंग से देख लेना। छात्रों के सस्वर वाचन के समय होने वाली अशुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए और यथोचित रीति से उनका संशोधन करना चाहिए। अध्यापक को पढ़ते समय टोक कर नहीं बल्कि पढ़ लेने पर अन्य छात्रों के सहयोग से संशोधन करना चाहिए। अलग से उच्चारण संबंधी अभ्यास भी उन्हें देना चाहिए। तो ये सस्वर वाचन हम लोगों ने कंप्लीट किया पठन कौशल का। अब अगला आता है यहाँ पर मौन पठन या मौन वाचन। मौन पठन या मौन वाचन आता है, इसको ढंग से देख लीजिएगा। मौन पठन या मौन वाचन क्या है साथियों, चुपचाप पढ़ना, मन में पढ़ना, मुख से आवाज निकाले बिना छात्रों द्वारा पाठ का वाचन करना ही मौन पठन कहलाता है। बहुत सिंपल सी बात है। पठन की सर्वोत्कृष्ट सफलता स्वस्वर वाचन में नहीं बल्कि मौन पठन में होती है, और पठन की सबसे श्रेष्ठ जो बात होती है वो मौन पठन में होती है साथ, क्योंकि वही हमारे लिए अधिक व्यवहारिक, सुगम और उपयोगी है। मौन वाचन के माध्यम से अर्थ ग्रहण शीघ्रता से एवं सुखपूर्वक हो जाता है। तो मौन सस्वर वाचन या सस्वर पठन या मौन पठन में बेस्ट किसको माना गया है, इसको माना गया है मौन पठन को। इसके बाद में अब मौन पठन का जो है महत्व क्या है, मौन पठन का महत्व देखो। मौन पठन में शक्ति और श्रम की बचत होती है। महत्व कह दो या विशेषताएं कह दो इसकी, ठीक है, एक ही बात। शक्ति और श्रम की बचत होती है। तथ्यों को समझने और हृदयंगम करने जाने की दृष्टि से मौन पठन बहुत उपयोगी है।
आवश्यक तथ्यों एवं विचारों की दृष्टि से मौन पठन अधिक उपयोगी है। विचारों को आत्मसात करना मौन पठन में सबसे ज़्यादा संभव है। फिर है मौन पठन के अभ्यास से अन्य विषयों की शिक्षा तथा सामान्य पठन में बहुत सहायता मिलती है। मौन पठन में समय की भी पर्याप्त बचत हो जाती है, क्योंकि इसमें स्पीड के साथ अर्थ ग्रहण करते हुए हम लोग पढ़ सकते हैं। साथियों, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मौन पठन के प्रकार कौन कौन से हैं? अब मौन पठन के प्रकार देखो। मौन पठन के प्रकार वस्तुबोध, गति एवं अवधान की दृष्टि से मौन पठन के 3 प्रकार होते हैं। किस किस आधार पर मौन पठन के 3 प्रकार होते हैं? वस्तुबोध, गति और अवधान की दृष्टि से। तो मौन पठन के सबसे पहला जो प्रकार होता है वो है अध्ययन या फिर गंभीर मौन पठन, बहुत गहन, चुपचाप। फिर है द्रुत पठन। हम लोग मौन में भी हम लोग स्पीड से पढ़ें, वो द्रुत पठन होता है। एक होता है विंघावलोकन। विंघावलोकन क्या होता है? मतलब बहुत स्पीड के साथ भी पढ़ें और उसको थोड़ा समझ करके भी पढ़ें। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अध्ययन या गंभीर मौन पठन क्या होता है। ज्ञान प्रधान अथवा विचार प्रधान विषयों को इस प्रकार पढ़ना जिसमें नवीन तथ्यों, विचारों आदि को ग्रहण कर मुख्य उद्देश्य रहता है, अध्ययन कहा जाता है। यह मौन पठन का गंभीर रूप है। ऐसे मौन पठन में पठन गति भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तो ये अच्छा है वैसे, मतलब अध्ययन या गंभीर मौन पठन पर कम है थोड़ा सा किसका महत्व, लेकिन मौन पठन में ये सबसे बहुत भयंकर काम होता है द्रुत पठन का। मौन पठन जब भी किया जाता है ना, तो ये बहुत स्पीड के साथ किया जा सकता है भैया, बहुत स्पीड के साथ। द्रुत पठन मतलब मनोरंजनात्मक साहित्य, कहानियां, उपन्यास, नाटक, एकांकी, इन सभी को द्रुत गति के साथ पढ़ा जा सकता है, तो इसे कहते हैं द्रुत पठन, मतलब स्पीड के साथ पढ़ना। आदि हम द्रुत गति से पढ़ते हैं, उसमें कौतूहल, तृप्ति, साहित्यिक अनुरंजन एवं रसास्वादन हमारा लक्ष्य होता है और बुद्धि की अपेक्षा भावना अधिक प्रबल रहती है इसके अंदर। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई हो। अगला होता है विंघावलोकन। अब विंघावलोकन इसको समझ लेना भैया, मौन पठन का ये विंघावलोकन जो है तीसरा, अर्जित ज्ञान को विस्तृत बनाने और जिज्ञासा तृप्ति के लिए किसी तथ्य की प्रामाणिकता जानने के लिए सहायक या संदर्भ ग्रंथों से किसी आवश्यक अंश को चुनकर पढ़ना जब हमारा लक्ष्य होता है। साथियों, किसी जिज्ञासा को संतुष्ट करना और ग्रंथों से हमें अर्जित ज्ञान प्राप्त करना और उसको संतुष्ट करना, यही विंघावलोकन है। फिर आगे, तो हम ग्रंथों के पन्ने पलटते हुए केवल अभीष्ट अंश को ही ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। विंघावलोकन एक कला है। किस प्रकार अनावश्यक को छोड़ते हुए आवश्यक को ग्रहण करते हुए बेकार को छोड़ दो और आवश्यक को ग्रहण करो, आगे बालक आगे पढ़ता चले, इसका अभ्यास करता चले, यही होता है। अब विंघावलोकन या फिर इस मौन पठन की जो बात है वो क्या है, विशेष बात क्या है? कक्षा 3 से सस्वर पाठ के साथ साथ मौन पठन की शिक्षा भी प्रारंभ की जा सकती है। कौन सी कक्षा से? कक्षा 3 से। स्वस्वर पाठ के साथ साथ मौन पठन की शिक्षा भी प्रारंभ की जा सकती है। और कक्षा 6 से मौन पाठ पर सस्वर पाठ की अपेक्षा अधिक बल देना चाहिए, कक्षा 6 से। ठीक है। अब मौन वाचन के मुख्य रूप 2 भेद होते हैं। मौन वाचन के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर हमें ये जानना चाहिए। कौन कौन से इसके 2 भेद होते हैं? देखो, मौन पठन के 2 भेद, मौन वाचन के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। एक होता है गहन या गंभीर मौन वाचन और दूसरा होता है द्रुत या त्वरित मौन वाचन। तो पठन कौशल की विधियां अब कौन कौन सी है साथियों? तो पठन कौशल की विधियों को हम लोग जो है जानेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ से पठन कौशल की विधियों से अगला वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू साथियों, धन्यवाद आप सभी का सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।